चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर में अब अपना जो कोड था उसमें हम लोगों ने ट्रेड यूनियन खत्म किया। ट्रेड यूनियन के बाद एक छोटा सा चैप्टर है इसमें जिसका नाम है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ओके, अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ? हमने ये बात किया था कि डिस्प्यूट जो हमारे बीच में होते हैं ना, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट किसके बारे में होंगे? तो देखो, इनके अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, इनकी वर्किंग कंडीशन, लीव्स एंड हॉलीडे के बारे में, वेजेस के बारे में। ठीक है, तो ये सब के रिलेटेड ना एक मैटर बनाया हुआ है। ठीक है, और ये मैटर लिखे हुए फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो अब अपने एम्प्लॉयर को क्या करना है? हमारे एम्प्लॉयर को एक रिटर्न में स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने हैं जिसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी मैटर लिखा हुआ है वो सारे के सारे मैटर्स लिख देने के। जिससे क्या होगा? देखो, डिस्प्यूट तो फिर भी होगा, उसमें तो कोई चांसेस ही नहीं है ऐसा कि डिस्प्यूट नहीं होगा। बट अगर हम लोगों ने सारी चीजें लिखी भी होगी तो हम वही स्टैंडिंग ऑर्डर को रिफर कर सकते हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयर बनाएगा, बट जब एम्प्लॉयर बनाएगा ना तो ये हमारी अथॉरिटी से जाके स्टैंडिंग ऑर्डर कंफर्म भी कराएगा, हमारे ट्रेड यूनियन को, नेगोशिएटिंग यूनियन को और वर्कर को जाके दिखाया भी जाएगा। ताकि ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर ने रूल बना दिया और ये रूल एकदम फाइनल, सबको कंसल्ट करने का, सबकी ओपिनियन लेने के और फिर ये स्टैंडिंग ऑर्डर को फाइनल करने का। दिस इज अबाउट योर स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें पढ़ना यह है कि भाई एप्लीकेबिलिटी कब होगी, मतलब हमारे एम्प्लॉयर को कौन सी एस्टैब्लिशमेंट में कंपलसरी स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना होगा। ठीक है, सेकेंडली व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, अब हमारा एम्प्लॉयर थोड़ा सा आलसी हो सकता है कि वो बोले यार सब रूल मैं बनाऊं, इससे अच्छा कोई फॉर्मेट है क्या जिसमें मैं सीधा सीधा कर दूं। तुम्हारे जैसा एम्प्लॉयर है वो। ठीक है, तो अगर ऐसा बोलता है वो कि हम स्टैंडिंग ऑर्डर मुझे खुद से नहीं बनाना, मुझे समझ भी नहीं रहा कि मैं क्या लिखूं उसमें, तो मुझे अगर कोई ड्राफ्ट मिल जाता या ऐसा कोई स्टैंडिंग ऑर्डर मिल जाता जो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो बताओ। तो अरेंजमेंट हमारे गवर्नमेंट को भी पता है कि एम्प्लॉयर कितना आलसी होता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब एक जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर जो एम्प्लॉयर डायरेक्टली उसको अडॉप्ट कर सकता है और उसमें अगर माइन्यूट कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो चेंजेस भी कर सकता है। समझ आया? तो या तो हमको क्या करने का, वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर ही अडॉप्ट कर लो, या फिर हमारा एम्प्लॉयर उसको ड्राफ्ट करेगा, हमारी अथॉरिटी को जाके देगा, सर्टिफाई कराएगा, एंड इस तरीके से हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर चलेगा। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला आपकी एप्लीकेबिलिटी, सेकेंडली इट्स द प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टैंडिंग ऑर्डर कौन से स्केड्यूल में लिखा है, तो भाई ये लिस्ट पढ़ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तब तक समझेगा क्या कि रूल किसके ऊपर बनाने, स्टैंडिंग ऑर्डर किसके बारे में बनाने हैं। ठीक है, तो बस ये तीन चीज पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब देखो, स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम के आगे ना आपको कुछ कुछ जगहों पे इस चैप्टर में, इस नोट में SO लिखा हुआ दिखेगा। SO इज नथिंग बट स्टैंडिंग ऑर्डर का शॉर्ट फॉर्म। याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं रहता है तो प्लीज वहां पे लिख दो। ओके, अब एप्लीकेबिलिटी कब और नॉन एप्लीकेबिलिटी कब, फीचर्स याद होगा ना कोड का, तो उसी में दे दिया था कि अब हमने स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा के, पहले 100 था अब कितना कर दिया है, 300 और मोर। तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट में जहां पे 300 या 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे हम लोगों को स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है। ठीक है, तो ये हो गई एप्लीकेबिलिटी। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या बोलती है, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ये बोलती है कि कोई भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, वही सेम हमारा डिफेंस, आर्मी, नेवी सेक्टर, वहां पे हम लोगों का ये वाला स्टैंडिंग ऑर्डर वाला चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इधर जो स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में मैटर लिखने बोला है, जो भी काम करने बोला है, वो हमारी इस टाइप की एस्टैब्लिशमेंट को करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ प्रोसीजर चालू हो रहा है। यहाँ पे टोटल आप लोगों को कितने स्टेप दिख रहे हैं? 10 स्टेप दिखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ब्रीफली एक बार फ्लो चार्ट बताती हूँ प्रोसीजर का क्या होगा, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं टाइमलाइन के साथ। प्रोसीजर ये होगा कि स्टेप नंबर 1 इज, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा। ओके, हमारा एम्प्लॉयर इस मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को अडॉप्ट कर सकता है। कब अडॉप्ट कर सकता है? जब तक हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर वो बना नहीं लेता। ठीक है, मतलब वो जब तक ना रूल बुक बना नहीं लेता ना, तब तक वो कौन सी रूल बुक फॉलो करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब आएगा स्टेप नंबर 2, द एम्प्लॉयर विल ड्राफ्ट अ स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे एक अथॉरिटी है जिससे जाके हमको सर्टिफिकेट लेना है। ऐसे ही नहीं एम्प्लॉयर ने बोला मैंने बना दिया रूल बुक अब फाइनल हो गए, नहीं। यहाँ पे अथॉरिटी कौन है?
तो उसका नाम है सर्टिफाइंग ऑफिसर। तो पहले ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने का, सर्टिफाइंग ऑफिसर को जाके वो स्टैंडिंग ऑर्डर दे देने का, ठीक है। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, तो इमीडिएटली हमारे वर्कर्स को जाके देगा, ये ट्रेड यूनियन को बताएगा, नेगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल को जाके देगा कि देखो आपकी एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर ने ये स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स बनाए हैं। अब अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप अपने ऑब्जेक्शन को फाइल करिए, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या होगा, ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन के बाद स्टेप 5 क्या होगा, हियरिंग, बराबर। अब हियरिंग में या तो सॉर्ट आउट मैटर हो जाएगा, मतलब जो भी डिस्कशन या डिस्प्यूट था वो सॉर्ट हो जाएगा, या तो सॉर्ट आउट नहीं होगा, ठीक है। अभी सॉर्ट आउट नहीं होगा तो आगे की बात करने की जरूरत नहीं है। सॉर्ट आउट हो गया तो स्टेप नंबर 6 क्या आएगा, तो हमारा सर्टिफाइंग ऑफिसर ये चेक करेगा कि क्या हमारे ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट शेड्यूल के सारे मैटर्स दिए हुए हैं और ये लॉ के हिसाब से क्या ये बराबर है। अगर बराबर आता है तो हमारी अथॉरिटी हमको क्या करेगी, सर्टिफिकेट देगी कि आपका स्टैंडिंग ऑर्डर बराबर है और आप इस चीज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर दिया तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनल ऑपरेशन में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही फाइनल ऑपरेशन में आ गया, अब हम लोग ये स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में हमारा एम्प्लॉयर अपनी एस्टैब्लिशमेंट में हर जगह पे नोटिस लगाएगा कि देखो हमने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए हैं, इसमें फर्स्ट शेड्यूल के सारे मैटर्स को कवर किया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर, ओके। अब एक और पॉइंट जो ये बोल रहा है, चलो स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनल बना दिया आपने, अब आप इसमें कब तक चेंज नहीं कर सकते, आपने जो लास्ट चेंज किया होगा उसके बिफोर 6 मंथ, मतलब विद इन 6 मंथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अग्रीमेंट हो गया है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एक्सप्रेसली बोलते हैं कि ठीक है चेंजेस अलाउड होगा तो चेंजेस अलाउड होगा, अदरवाइज विद इन 6 मंथ कोई भी चेंजेस करने का नहीं। और यहाँ पे क्या आएगा, अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट कोई डिससैटिस्फाइड है तो अपील फाइल कर सकता है, सिंपल। तो स्टेप बाय स्टेप अब टाइमलाइन के साथ हम प्रोसीजर देखते हैं। पहला प्रोसीजर क्या था, देखो आ गया मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है वो कब तक अप्लाई होगा, टेम्पररली, जब तक हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई नहीं हो जाता, ठीक है। अब क्या करने का हमारे एम्प्लॉयर को, ड्राफ्ट बनाने का और किसको जाके देने का और कितने टाइम में देने का। तो बेस्ड ऑन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होगा, फर्स्ट शेड्यूल के सारे मैटर कवर होंगे विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। कब कमेंस हुआ ये कोड हमारा, 21 नवंबर 2025। उसमें जाके विद इन 6 मंथ हम लोगों को कोड बना देने का, कोड के एप्लीकेबिलिटी में ये स्टैंडिंग ऑर्डर बना देने का, ठीक है। जब हमारा एम्प्लॉयर कोड बना रहा होगा, ये ऑर्डर बना रहा होगा, तब वो ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग यूनियन एंड नेगोशिएटिंग काउंसिल को कंसल्ट करेगा, ठीक है। कंसल्ट करने के बाद किसको जाके दे देगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर को। क्या सर्टिफाइंग ऑफिसर भी जाके लोगों को नोटिस देगा, यस। किसको देगा, ट्रेड यूनियन को और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव को। क्यों जाके देने का, ताकि कमेंट्स और हम हियरिंग रख सके, ठीक है। अब सर्टिफिकेशन डिसीजन लिया जाएगा बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर। पहले हमारा ऑफिसर चेक करेगा क्या कि इसमें फर्स्ट शेड्यूल के सारे मैटर कवर है, क्या ये कोड से, सारे लॉ से कंप्लाई कर रहा है। तो हमारा अथॉरिटी क्या करेगा, तो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर को कंफर्म या मॉडिफाई या रिजेक्ट, जो भी डिसीजन देना है विद इन 60 डेज दे दो। अगर आपने 60 डेज में हमको येस नो कुछ भी नहीं बोला तो हम डीम्ड सर्टिफाई मान लेंगे, समझा। अब जैसे ही हमने सर्टिफाई कर दिया, ट्रेड यूनियन को जाके बताओ, वर्कर को जाके बताओ, कितने दिन में, विद इन 7 डेज ऑफ सर्टिफिकेशन। हो सकता है सर्टिफिकेशन ऑफिस, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के डिसीजन से कोई डिससैटिस्फाइड है तो क्या वो अपील फाइल कर सकते हैं, यस। ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील फाइल कर सकते हैं, कितने दिन में, विद इन 60 डेज। और कौन इस डिसीजन से डिससैटिस्फाई हो सकता है, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल, या कोई भी बॉडी ऑफ वर्कर, दोज हु आर द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलो अगर अपील नहीं है तो क्या हुआ, हमारा ऑर्डर फाइनल हो गया, ऑपरेशन आ गया। कौन सी डेट से ऑपरेशन में आएगा, विद इन 30 डेज इफ देयर इज नो अपील। बट अगर अपील किया है तो अपील के डिसीजन के बाद 7 दिन के बाद, ठीक है। नाउ स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है, हमारे वर्कर को कैसे पता चलेगा, तो हर जगह पे डिस्प्ले एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर करने का, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगी, तो रजिस्टर एंड रिकॉर्ड बनाएगी एंड कॉपीज प्रोवाइड करेगी ऑन द रिक्वेस्ट, समझा।
अब टाइमलाइन के साथ एक बार बोलते हैं। स्टेप 1 कब था? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कब? टेम्पररी अप्लाई होगा कि परमानेंट? टेम्पररी अप्लाई होगा, ठीक है। अब हमारे एम्प्लॉयर को स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट करने के कितने टाइम में? तो विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। कंसल्ट करने का किसको? ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग काउंसिल। देन इस चीज को सबमिट करने का टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग ऑफिसर नोटिस देगा जाके ट्रेड यूनियन को एंड वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव को। क्या जाके देने का? कि भाई तुम्हारी कोई कमेंट है तो हम हियरिंग रखते हैं, हमको बताओ। उसके बाद सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक फाइनल डिसीजन लेगा। डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन कि फर्स्ट शेड्यूल के सारे मैटर है, लॉ के साथ कंप्लाई किया है, तो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर को या तो अप्रूव किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा या रिजेक्ट। जो भी आपको करना है विद इन 60 डेज कर दो। अगर आपने विद इन 60 डेज हमको येस नो नहीं बोला तो हम मान लेंगे इट इज डीम्ड सर्टिफाइड, ठीक है। अब सर्टिफाई कर दिया तो विद इन 7 डेज एम्प्लॉयर को और ट्रेड यूनियन एंड वर्कर को उसकी कॉपी सबमिट कर दो, ठीक है। अब ऑपरेशन में कब से आएगा? तो विद इन 30 डेज अगर कोई अपील नहीं है। अगर अपील है तो 7 डेज आफ्टर सच डिसीजन हमारा एम्प्लॉयर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर को डिस्प्ले करेगा जगह पे और मेंटेन करेगा। हमारी अथॉरिटी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेन करेगी और अगर किसी को रजिस्टर एंड रिकॉर्ड देखना है तो कॉपीज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नाउ ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन आ गया। No modification before 6 months from the date of last modification. Modification allow कब होगा? When there is an agreement between employer and the worker or their trade union, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होगा? अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम क्या करेंगे? हम लोग एप्लीकेशन करेंगे और स्टैंडिंग ऑर्डर्स को इंटरप्रिट किया जाएगा। कौन एप्लीकेशन कर सकता है भाई? एम्प्लॉयर, वर्कर या ट्रेड यूनियन। किसको जाके एप्लीकेशन करेगा? ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल दोनों साइड को सुनेगी और एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, what are the matters to be provided in the first schedule which is your standing order? दिख रहा है? पहले तो हम वर्कर का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, वर्कर के क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तभी तो पता चलेगा फिक्स टर्म कौन है, टेम्पररी कौन है, परमानेंट कौन है। उसके बेस पे तो हम लोग उसको बेनिफिट देंगे, ठीक है। वर्क डिटेल, वर्किंग आवर्स कितना होगा, लीव कब मिलेगी, हॉलीडे कब मिलेगी, शिफ्ट वर्किंग क्या होगी, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, कितने घंटे की शिफ्ट, वो अटेंडेंस और लेट कमिंग के बारे में रूल क्या होगा। लेट कमिंग में ऐसा नहीं कि 1 घंटा लेट आया तो पूरे दिन की पगार माइनस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, लीव लेनी है तो लीव के लिए रूल क्या होगा। अब ये देखो, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको। एंट्री रूल्स मतलब कौन से गेट से हमारा वर्कर लीगली एंट्री ले सकता है और एग्जिट ले सकता है। भाई अब ये लिखने की क्या जरूरत है? एस्टैब्लिशमेंट में अगर एक ही गेट है तो उधर से आएगा जाएगा ना, मतलब टेरेस में जाके कूद के ऐसे अंदर तो नहीं आएगा। तो ये एंट्री रूल क्यों लिखे हुए हैं अब समझो, ताकि अनऑथोराइज्ड एंट्री प्रिवेंट हो सके, ठीक है। दूसरा, अभी वर्कर अनऑथोराइज्ड एंट्री क्यों करेगा? उसके मन में कुछ तो चल रही है गड़बड़, बराबर। तो इस केस में हम लोगों को एंट्री रूल्स लिखने के कि वर्कर इसी गेट से आएगा और इसी गेट से एग्जिट लेगा। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में देखोगे ना तो अलग अलग गेट 1, गेट 2, एंट्री एग्जिट सब लिखा हुआ रहता है। फिर उधर है ना हमारे वॉचमैन और वो गेट कीपर भी रहते हैं जो साइन एंट्री एग्जिट का लेते हैं। क्यों होता है ये सब? कोई भी अनऑथराइज पर्सन ना आ जाए और कोई भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन मस्त टहल के घूम फिर के जहां से चोरी करनी है, जो करना है लेके चला ना जाए, ठीक है। तो एंट्री रूल्स यहाँ पे लिखा जाता है। देन क्लोजर एंड स्टॉपेज के बारे में क्या होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, किसी एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट किया तो उसके ऊपर कैसे काम किया जाएगा, ग्रेवियांस रेड्रेसल कैसे होगा, समझा। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में क्या मैटर लिखे हुए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पता चलेगा कि हमको रूल किसके बारे में बताने हैं। तो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द मैटर्स दैट हैव बीन रिटन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, बस पक्का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खत्म, पक्का लास्ट क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पे, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड द सबसिस्टेंस अलाउंस। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का मतलब समझता है? किसी के ऊपर हम लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और यहाँ पे बेचारा कौन होगा, हमारा एम्प्लॉय, ठीक है। अब सबसिस्टेंस का मतलब समझता है? इट इज कॉल्ड एज मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ओके, अभी सुनना ध्यान से। ऐसा हुआ कि हमारे वर्कर के ऊपर हमारे एम्प्लॉयर ने एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लिया। ऐसा ना ये हुआ है कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे एम्प्लॉय पे एलिगेशन लगा रहा है कि हमारे एम्प्लॉय ने कैश की चोरी की है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। बट मैंने वर्ड क्या यूज किया?
एलिगेशन। कोर्ट में भी जब तक वो क्रिमिनल या डिफेंडेंट गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक हम उसको क्या क्रिमिनल भरी नजरों से देख सकते हैं? नहीं। एलिगेशन लगाए ना, प्रूव अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। बट क्या हुआ ना, हमारे एम्प्लॉयर ने एलिगेशन के नाम पे हमारे एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। सस्पेंड किया और साथ साथ में हमारी अथॉरिटी को जाके बताया कि देखो देखो मेरे एम्प्लॉय ने यहाँ पे ऐसी चोरी की है, आप प्लीज मैटर में इन्वेस्टिगेशन करो। अब मैटर इन्वेस्टिगेट होगा तो टाइम तो लगेगा, और तब तक हमारा वर्कर सस्पेंडेड है, मतलब नो पैसा विल बी गिवन, मतलब नो सैलरी नो रेम्यूनरेशन। अब ऐसे टाइम पे वो हमारा एम्प्लॉय अपना गुजारा कैसे चलाएगा, मतलब उसका लाइवलीहुड कैसे चलेगा? अब आप बोलोगे भाई इसके ऊपर तो कैश का इल्जाम लगा है, कैश चोरी का, तो वो इल्जाम ही है ना, एलिगेशन ही है ना, प्रूव तो नहीं हुआ है। तो जब तक प्रूव नहीं हुआ है आप ऐसा कैसा एम्प्लॉय के साथ में ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती और जब तक एलिगेशन प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो घर बैठने वाला है, ठीक है। तो अगर इंक्वायरी करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में 90 डेज लगते हैं, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ द पीरियड हमारे एम्प्लॉय को 50% ऑफ दैट वेजेस दिया जाएगा एज अ सब्सिस्टेंस अलावेंस, ओके। मतलब जो उसको सैलरी मिल रही थी, अगर इन्वेस्टिगेशन चलती है 45 डेज के लिए, 80 डेज के लिए, तो उतने दिनों के लिए उसको कितनी सैलरी मिलेगी घर बैठे रह के? 50%। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टिगेशन 90 डेज से भी ऊपर चलती है, बराबर? तो हाँ, वेरी गुड। हाँ, बट लॉजिकली सोचो, अमाउंट बढ़ जाना चाहिए अलाउंस की कम होना चाहिए? क्यों बढ़ गया पता है? ज्यादा दिन घर बैठना पड़ रहा है उसको, नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो और अभी भी देखो एलिगेशन ही है, प्रूव नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जितना ज्यादा टाइम तक घर बैठेगा उसका अलाउंस बढ़ते जाएगा। इसको बोला जाता है सब्सिस्टेंस अलाउंस। और क्यों दिया हमने इसको ये अलाउंस? फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट हिज लाइवलीहुड, समझा? तो हमारे एम्प्लॉयर ने क्या किया, हमारे एम्प्लॉय पे किया डिसिप्लिनरी एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। क्यों एक्शन लिया? क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसने कुछ तो गलत काम किया। गलत काम करने की वजह से हमारे एम्प्लॉयर ने उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किया तो वो उतना टाइम घर बैठेगा, अगर घर बैठेगा तो उसका नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो उसका लाइवलीहुड कैसे चलेगा? तो अगर वो फर्स्ट 90 डेज के लिए घर बैठता है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कितना परसेंटेज ऑफ दैट सब्सिस्टेंस अलाउंस? 50%। अगर उससे ज्यादा बैठता है तो 75%। समझ गया? नाउ द लास्ट थिंग, नोटिस ऑफ द चेंज। हाँ, लास्ट लास्ट, फिर चैप्टर खत्म। ज्यादा ऐसे करोगे ना मैं ब्रेक ही नहीं दूंगी और एक साथ खत्म कर दूंगी। देखो, नोटिस ऑफ चेंज मिलेगा आप लोगों को एक जगह पे। नोटिस ऑफ चेंज का मतलब ये हुआ, हमारा एम्प्लॉयर सर्विस कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता जब तक हमारे एम्प्लॉय को नोटिस नहीं दे देता, ठीक है। अब सर्विस कंडीशन क्या है, क्या कंडीशंस में चेंजेस नहीं करने का, तो वो कंडीशन आपको थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई दिखेगी। क्या है थर्ड शेड्यूल? देखो, कुछ देखा देखा लगेगा, देखो वेजेस ये दिख रहा है, चेंज इन द नंबर ऑफ वर्कर, मतलब ये सारी ऐसी कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स के राइट्स को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा नहीं कि हमारे एम्प्लॉयर ने आज बोला कि संडे को छुट्टी मिलेगी, अब कल संडे तो बोल दिया नहीं नहीं अब छुट्टी नहीं मिलेगी, अगले हफ्ते छुट्टी का छुट्टी देखेंगे, तो भाई हमारा एम्प्लॉय तो अफेक्ट होगा इस चीज से। तो कोई भी सर्विस कंडीशन में चेंज करने से पहले जो भी थर्ड शेड्यूल में मैटर कवर है, हमारे एम्प्लॉय को आपको नोटिस देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले देनी, मतलब कब नोटिस देना पड़ेगा? तो पहले सारे वर्कर को नोटिस दो एंड 21 डेज वेट करो आफ्टर गिविंग द नोटिस, ठीक है। नाउ नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। मुझे बताओ, अगर कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसमें चेंजेस अभी के अभी करना पड़ेगा, तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में तुम नोटिस देने के बाद भी 21 डेज वेट नहीं कर सकते, समझा? तो यहाँ पे नोटिस कब नहीं आएगी? तो जो चेंज करना पड़ा है वो सेटलमेंट और अवार्ड की वजह से करना पड़ा है, गवर्नमेंट के रूल या गवर्नमेंट की ऑर्डर की वजह से करना पड़ा है, या देर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी से कंसल्ट करो और फिर आप चेंजेस करो। समझ आया? तो दिस इज योर चैप्टर विच इज रिगार्डिंग स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है।